कई सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पढ़ करके भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में उनके कम मार्क्स आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आप भी परेशान होंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में क्या क्या टेक्निक्स है, अगर हम इनका यूज करें तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको भी लॉन्ग आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आखिर हम क्या करें? आपकी स्पीड बहुत स्लो है और अगर आप अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा कट लगाते हैं तो क्या होगा? अगर आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं या कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो आखिर हम क्या करें कि फिर भी हमें मार्क्स मिल जाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आप अपनी आंसर्स को कैसे लिखें। जी हां, आप अपनी कॉपी को कैसे लिखें, आंसर्स को कैसे मैनेज करें, आखिर अपनी कॉपी में क्या क्या चीज आपको लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे। जी हां, उसको नंबर देने ही पड़े, कोई विकल्प ही ना बचे। जी हां, उसकी मजबूरी हो जाए कि आपको वो फुल मार्क्स दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा है कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जी हां, उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है, स्लो स्पीड होती है, यानी कि भैया उनको पता तो होता है लेकिन उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। कट्स इन आंसर्स, जब वो कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कट्स लगा देते हैं। तो ये समस्या कई सारे बच्चों के साथ है। याद नहीं रहता है, मतलब जो लिखा है ना, और मतलब जो भी हमने पढ़ा है जब हम उनको लिखने जाते हैं तो भैया याद नहीं रहता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो भैया हम इसको क्या करेंगे, आज सॉल्व करने वाले हैं। जी हां, तो अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आखिर आपको क्या करना चाहिए? तो बेटा, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो कम से कम आपको डेली एक आंसर राइटिंग लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी हां, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि राइटिंग सर इंप्रूव नहीं हुई, तो आखिर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें? तो देखिए, अगर आपकी राइटिंग खराब है और आप बोर्ड एग्जाम में जो है अपनी कॉपी को लिख रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें बेटा कि आप अपनी कॉपी को ऐसा लिखें कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब ऐसा ना लिख देना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा? अगर उसको कॉपी चेक करते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े शब्दों को समझने में, तो वो फिर अच्छे मार्क्स कैसे देगा? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपकी राइटिंग खराब है, ठीक है, और आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं और इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उतना बेहतर नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है बेटा? साफ सुथरा लिखना है, अच्छा लिखना है, ताकि कम से कम जो एग्जामिनर है वो जान पाए कि आखिर आपने क्या लिखा है, वो पढ़ पाए, है ना। इतना साफ तो होना ही चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है कि स्पीड स्लो है, क्या करें? तो भैया अगर स्पीड स्लो है तो इसका भी सलूशन है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जी हां, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली आप एक आंसर लिख करके प्रैक्टिस करें। कुछ भी लिखें, आप आर्टिकल याद कर लें या आर्टिकल को लिख करके प्रैक्टिस करें, है ना। आप किसी भी चैप्टर का आंसर लिख करके प्रैक्टिस करें डेली। एक तब एक आर्टिकल या फिर एक क्वेश्चन आंसर आप जरूर लिखें। तो डेली आपको बेटा ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं तो बार बार आप क्या करते हैं, उस पर निशान लगा देते हैं, कट्स लगा देते हैं, काट देते हैं। तो इसके लिए क्या सलूशन है? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है। अगर बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं बेटा तो आपको क्या करना है, सिंपली आप उसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। जी हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आप सिंपल, अगर आपने कुछ लिखा है ना, यानी कि मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं गुड, ठीक है, अब लेकिन आपको लिखना था बैड, ठीक है, चलो, तो आप इसको सिंपली ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर गलती हो गई भाई साहब तो आप इसको ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम। आंसर सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने जो बोर्ड एग्जाम में बेटा कॉपियां चेक करते हैं, है ना, हमने उनसे बातें करी तो हमें पता चला क्या होता है ना कि सीक्वेंस बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर आंसर्स आ रहे हैं, सारे आंसर्स आ रहे हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि उनको सीरियल वाइज ही लिखें। ठीक है बेटा, जैसे पहले पहला आंसर हो गया, फिर दूसरा आंसर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, तो आप सीक्वेंस वाइज लिखें। ठीक है बेटा, आप इनको सीक्वेंस वाइज लिखें। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आंसर है जो आपको नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? तो मान लीजिए बेटा ये फोर्थ वाला आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस वाइज ही लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ना ना। आप क्या करेंगे? आपने पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, अब चौथा नहीं आ रहा है तो आप चौथा छोड़ दीजिए, आप पांचवा लिखिए, छठा लिखिए, सातवां लिखिए, और जब आपके सारे आंसर्स हो जाए फिर सबसे लास्ट में आप ये जो चौथा आंसर है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आंसर आपको नहीं आ रहा था उसको आप कोई भी आंसर ना, कोई भी आंसर ऐसा ना हो कि भैया आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे आंसर्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है जी हाँ, भले वो आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको सबसे आखिर में बना करके कुछ लिख देंगे। ठीक है, कैसे बना करके लिखेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगर सारे आंसर आ रहे हैं बेटा तो सबको सीक्वेंस वाइज हम जो है लिखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि भैया जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी आपकी चेक करता है, वो क्या करता है कि जब सीरियल वाइज रहता है ना तो उसको बड़ा आसान हो जाता है आपकी कॉपी चेक करना। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता है कि हाँ भैया आपने सीरियल वाइज लिखा है, यानी कि सारे आंसर्स आपको पता है। अगर मान लीजिए कोई आंसर आपने बीच में आपको नहीं पता था, आपने सबसे आखिर में लिख दिया, इससे क्या होता है कि जो सीक्वेंस है वो भी ठीक लगता है, और जो आपको नहीं पता था वो आपने आखिरी में अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बेटा फास्ट राइटिंग रूल्स। तो फास्ट राइटिंग रूल्स क्या है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जाम में जी हाँ, एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम है, 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, तो आप क्या करें कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आप जो है एक रफ पेपर या कोई भी पेपर हो वो आप ले लें। और डायरेक्ट एग्जाम में आपने देखा होगा कि जब आप लास्ट के आंसर्स लिखते हैं तो आपके हाथ बहुत तेजी से चलते हैं। तो आखिर क्या रीजन है? जब आप पहला आंसर लिख रहे होते हैं तो आप बहुत स्लो लिख रहे होते हैं, है ना, बहुत स्लोली लिख रहे होते हैं। लेकिन वहीं जब आप आखिरी आंसर लिखते हैं तो आपके हाथों का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आप बहुत फास्ट आंसर लिखते हैं। जी हाँ, तो आपके हाथ ना तब तक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका ब्रेन और आपका जो हाथ है उनके बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन हो जाता है। जी हाँ, ठीक है, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और निखर करके आ जाती है। इसलिए बेटा आप हमेशा ये ट्राई करें कि जब भी कोई भी पेपर हो, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, कोई भी पेपर हो, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर लिखना है, आप क्या करें, एक पेपर लेकर के जाएं और एग्जाम के जस्ट पहले आप उस पर कुछ भी लिखें, है ना, कोई भी आंसर आपको आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप अपने हाथों को क्या करें भैया, आप तुरंत लिखना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि वो जो लास्ट में आपका फ्लो बनता था ना, आंसर आप बहुत फास्ट लिखते हैं, तो वो फ्लो आपका पहले ही आंसर से हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतर होगी और आप फास्ट भी लिख पाएंगे। तीसरी चीज है लॉन्ग आंसर रूल। तो भैया आखिर जो लंबे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है जी, तो भैया आखिर इनको याद करने के क्या नियम हैं? तो पहली चीज तो आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, आखिर इस चैप्टर में कहानी क्या है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब मान लीजिए एग्जाम में कोई लॉन्ग आंसर आ जाता है, ठीक है, तो आप उसके आंसर्स को, वो हो सकता है आपको पता हो, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको कॉपी मिलेगी उसके सबसे आखिरी पेज में आप वहां पर रफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रफ लिख देंगे बेटा। और रफ लिख करके इसके जो जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसके 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं, तो सीरियल वाइज लिखना है, तो आप वो पॉइंट्स को वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप उस आंसर राइटिंग में गलतियां नहीं करेंगे और आप सीरियल वाइज जो है उसको लिखते जाएंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आप लिखते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये काम आपको करना है। फिर हम बेटा बात करेंगे याद नहीं रहता है।
ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं याद है, जी हाँ, आपका आंसर पता ही नहीं है कि आखिर क्या लिखा जाए, तो क्या छोड़ करके आना है? बिल्कुल नहीं, छोड़ के आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो भैया अगर मान लीजिए 7 मार्क्स का है तो वो 7 मार्क्स तो आपके गायब हो गए। भैया ऐसे नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अगर हमें आंसर्स नहीं पता है तो सबसे पहले हम चैप्टर को रिकॉल करेंगे कि आखिर चैप्टर में क्या कहानी है, ठीक है, क्या बात की गई है। फिर हम बेटा टॉपिक देखेंगे कि आखिर ये जो प्रश्न पूछा गया है उस चैप्टर में किस टॉपिक से है, यानी कि क्या बात कही गई थी, ठीक है, हाँ, जिससे ये प्रश्न आया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई साहब, फिर पैराग्राफ, फिर हम क्या करेंगे, आंसर को पैराग्राफ में फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर अब हमें पता ही नहीं है तो फिर कैसे लिखेंगे, तो बेटा कुछ भी लिखेंगे, है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो याद आ रहा है, जो उस क्वेश्चन से मैच कर रहा हो वो आप लिख करके आएंगे, लेकिन लिख करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। जी हाँ, कि मान लीजिए 7 मार्क्स का है, मान लीजिए 7 मार्क्स का है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो भैया तो ये तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, या जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर थोड़ा बहुत ही कुछ आपने लिख दिया तो क्या होगा कि आपको फिर भी 3-4 मार्क्स मिल सकते हैं, है ना, तो 3-4 नंबर फिर भी बेटा आपको मिल जाएंगे, तो ये अच्छा ही होगा, है ना। तो छोड़ करके नहीं आना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब अपनी कॉपी को आखिर हम कैसे लिखें, कैसे सुंदर बनाएं, ताकि जो एग्जामिनर है जब वो आपकी कॉपी को देखे तो वो उसको अच्छा लगे और वो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें। आजकल हम सभी क्या चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं। भैया बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि गुड मॉर्निंग को वो क्या लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, तो गुड MG लिख दिया। गुड नाइट को क्या लिख देते हैं, GD और N के बाद ऐसे 8 लगा देते हैं, गुड नाइट हो गया। तो भैया इस प्रकार से नहीं लिखना है इंग्लिश की कॉपी में, ठीक है। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, पूरा पूरा शब्द लिखना है। दूसरी बात है कीवर्ड टेक्निक। जी हाँ, हर एक चैप्टर के कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद करना चाहिए और एक कॉपी में लिख लेना चाहिए। तो जो भी आंसर आप लिख रहे हो, है ना, तो वो जिस चैप्टर से हैं तो उनके जो कीवर्ड्स हैं आप उनका यूज अपने आंसर में जरूर करें। दूसरी चीज हो गई भैया ये। अब जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइट नीट एंड क्लीन। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, हर एक आंसर्स के बाद में एक प्रॉपर गैप देंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तब तो आपको थोड़ा और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हैंड राइटिंग खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप ऐसा लिख दें कि सामने वाला पढ़ ही ना पाए, कम से कम ऐसा लिखे कि सामने वाला पढ़ पाए। खराब है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखने का मतलब है हैंड राइटिंग खराब है लेकिन अगर आप नीट एंड क्लीन लिखते हैं, सुंदर सुंदर लिखते हैं, पढ़ने में आ जाता है, तो भी कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भैया आपको ऐसे अपनी आंसर्स को लिखने हैं, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को ऑल दी बेस्ट। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @सोमेश सर विद्याकुल। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।